कक्षा 9 के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग मेरे संग की औरतें पाठ को पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि लेखिका क्या कहती है कि हम बहनों की शादी यानी हमारी शादी तलाक के नौबत तक पहुंच गई, किंतु हमने संबंध विच्छेद नहीं किया, उसके साथ ही हम लोगों ने निवाह किया यानी निर्वाह किया, क्योंकि मर्द बदलने से कोई समस्या हल नहीं होती। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। शादी के बाद में बिहार के छोटे कस्बे डालमिया नगर उस समय एक छोटा कस्बा हुआ करता था, तो छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही, जहां मर्द औरतें चाहे पति पत्नी ही क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। यानी उस समय सोचिए कितना अंतर था कि मर्द और औरत जो पति पत्नी होकर भी अलग अलग सामाजिक मान्यताएं उस समय कैसी रही होगी कि पति पत्नी को भी एक साथ बैठने की इजाजत नहीं थी बाहर। तो कह रही है कि इतनी पिछड़ी सोच के लोग उस समय थे। पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग बैठते। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। यानी मुझे नाटकों में अभिनय करना, किरदार अदा करना बड़ा अच्छा लगता था, मुझे उसका शौक था। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी, यानी वहां की जो चलन थी, वहां का जो रहन सहन था, वहां की जो मान्यताएं थी, पिछड़ी सोच थी, मैंने उसको नहीं माना। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। यानी मैंने उनकी सोच को बदला, ऐसे ही थोड़े ना मान जाएंगे। मैंने किसी की अगर सोच बदलनी है तो पहले हमें उसको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। लेखिका ने वह कोशिश की, उन औरतों की सोच को बदला, वहां की समाज की सोच को बदलने की उन्होंने भरसक चेष्टा की और उसमें वो काफी हद तक सफल भी रहे। तो उन औरतों को उन्होंने मना लिया, किस लिए? नाटक में रोल करने के लिए। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। आज भी लोग क्या करते हैं? सामाजिक सेवा के लिए समाज के कई सारे ऐसे समस्याएं हैं, उनको सुलझाने के लिए कई तरह के आयोजन करते हैं। तो लेखिका ने भी क्या किया? अकाल राहत कोष जो है उसमें पैसा देने के लिए उन्होंने नाटक का आयोजन किया और वो आगे भी करती रही और चंदा भी इकट्ठा किया, पैसा भी इकट्ठा किया। वहां से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे, यानी डालमिया नगर से भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुंच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे, यानी तब तक उनके 2 बच्चों का जन्म हो चुका था। जब तक वो कहां पहुंची? कर्नाटक के बागलकोट में, जो स्कूल जाने लायक उम्र में पहुंच रहे थे। यानी अब उनको स्कूल की आवश्यकता थी। बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो उन्हें स्कूल की, विद्यालय की आवश्यकता होती है। तो कह रही कि उनकी उम्र अब स्कूल जाने लायक हो गई है, पर वहां कोई ढंग का स्कूल नहीं था। कस्बा छोटा था, इसलिए वहां पर स्कूल की वैसी व्यवस्था नहीं थी। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहां से सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। कि वहां का जो कैथोलिक बिशप था वह क्या करे, हमारा जो कारखाना था सीमेंट, जहां वो काम करते थे उनके पति, तो उसकी सहायता से क्या करे कि स्कूल खोल दे, ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधा हो जाए, उन्हें दूर जाना ना पड़े, वहीं पर एक स्कूल की व्यवस्था हो जाए। तो उन्होंने ऐसी प्रार्थना की, किससे? कैथोलिक बिशप से। पहले उन्होंने कहा, चूंकि इस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहां स्कूल खोलने में असमर्थ थे। क्योंकि कैथोलिक स्कूल क्रिश्चियनों के लिए होता है, तो वहां पर उनकी जनसंख्या कम होने के कारण वे अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं कि हमारी जनसंख्या कम होने की वजह से हम यहाँ पे स्कूल नहीं खोल सकते।
मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार यानी आग्रह क्या किया। इसरार का अर्थ होता है आग्रह जारी रखा कि क्या उन्होंने कहा कि क्या गैर क्रिश्चियन बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं होता, उन्हें भी तो शिक्षा का अधिकार होता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि केवल क्रिश्चियन बच्चों के लिए ही स्कूल खोला जाना चाहिए। ये उन्होंने उनको बताया कि आप केवल क्रिश्चियन बच्चों के बारे में मत सोचिए, अपनी संख्या के बारे में मत सोचिए, गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा का उतना ही अधिकार है जितना आपका जो समाज है उसको है। तो आप उनके बारे में सोचकर स्कूल खोलिए, ये उन्होंने उनसे आग्रह किया। तब उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। उन्होंने यहाँ पर शर्तें लागू कर दी। वो लिखा था ना टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो देखिए यहाँ भी वो क्या शर्त लगा दे रहे हैं कि आप ये विश्वास दीजिए, भरोसा दीजिए, ऐसी गारंटी दीजिए कि यह स्कूल जो मैं खुलवाऊंगा वह 100 सालों तक चलता ही रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। लेखिका क्या कहती है कि यह सब बातें सुनकर मुझे क्रोध आ गया। मैंने कहा स्कूल छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 बरस तक चलेगा। किसी की भी कोई गारंटी नहीं दे सकता। हम अपने जीवन की गारंटी नहीं दे सकते कि आज हम हैं कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते। तो स्कूल की गारंटी कैसे दे सकते हैं उसको कि बस 100 साल तक चलेगा, वहां पर गैर क्रिश्चियन बच्चों के जगह पर क्रिश्चियन बच्चे केवल पढ़ेंगे। इन सब चीजों की गारंटी नहीं दी जा सकती। तो क्या बोल रहे हैं, वे भी गुस्सा खा गए। लेखिका की ये सब बातें सुनकर उन्हें भी क्रोध आ गया ऋषभ महोदय को। बोले खुदा का लाख शुक्र है, बच्चों के ना पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख से ऐसी बातें सुनना किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता। हम ऐसा कह नहीं सकते ये समस्या आपकी है इसलिए आप ही इस पर सोचिए, हमारी इसमें कोई समस्या नहीं है। नहीं, मेरे बच्चे थोड़े ना पढ़ने वाले हैं, तो ये आपकी समस्या है, आप सोचिए, मेरी नहीं। इस कड़वी बात कड़वी थी पर 100% सच थी। इस समस्या तो लेखिका की थी, उनके बच्चों की समस्या थी, उनके वहां के जो रहने वाले बच्चे थे उनकी समस्या थी। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन से आदत थी कि सर के आगे माफ कीजिएगा, सच के आगे हम हमेशा सर झुकाते हैं। यह हमारे परिवार की शिक्षा है, परंपरा है। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहां के अनेक मेहनती और खिसके लोगों, यानी उन्हीं की तरफ जो लोग हैं, खिसके लोगों की मदद से वह व्रत पूरा हुआ, यानी उनकी कोशिश कामयाब रही और स्कूल खुल गया। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यातनामी स्कूलों में दाखिला भी पा गए, यानी उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने कर्नाटक सरकार से मदद लेकर वहां स्कूल खुलवाया और अपने बच्चों को वहां पढ़ाया। बाकी जो वहां के अफसरों के बच्चे थे वो भी वहां पढ़े। बाद में बच्चे धीरे धीरे बड़े होते गए और दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित होते गए, बड़े बड़े नामी स्कूलों में वो चले गए। लेकिन उन्होंने अपनी कोशिश की और स्कूल खुलवाने में सफल रही ताकि सभी को शिक्षा प्राप्त हो सके। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, यानी मेरे लेखन में मेरा जिद्दीपन सबसे ज्यादा झलकता है, वहां स्थान पाता है। लेखिका कह रही है जो शुरू से अब तक लीक से खिसकानी, जो परंपरा होती है, जो परिपाटी होती है, उससे अलग हटकर अपनी राह खुद तलाशता रहा है, पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकी, यानी रेणु तक मैं नहीं पहुंच सकी। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई, यानी बहुत भयानक बारिश हुई।
दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहां के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती है, यानी सारे छोटे बड़े नाले क्या होते हैं, भर जाते हैं और वहां बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाते हैं। जल की जो निकासी व्यवस्था होती है, जो निकास की व्यवस्था तो वो ठीक नहीं थी, जिसके चलते वहां पानी भर जाता है और बाढ़ की स्थिति देखने को मिलती है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद में सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई हैं, यानी पानी इतनी बरसात हुई कि जो पहला फ्लोर है वह क्या हुआ, पानी में डूब गया और जो सरकारी दफ्तरों की जो फाइलें हैं वो पानी में तैरती नजर आने लगी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। पानी भरा है, ज्यादा पानी भरा है, अब वाहन कैसे चलेंगे, सामने गड्ढा है, क्या है, कुछ दिखाई नहीं देगा, तो वाहन बंद थे। जाहिर है रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया स्कूल बंद होगा, मत जाओ। रेणु भला मानने वाली थी किसी की बात? उसने कहा आपको कैसे पता, आप लोग कैसे जानती हैं कि स्कूल बंद होगा, मैं तो जाऊंगी। इस सवाल का माकूल यानी मुनासिब अच्छा जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ गया होगा। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद क्या हो गई थी, थम गई थी, बंद हो गई थी। सड़कों पर पानी था पर और बरस नहीं रहा था, यानी पानी भरा हुआ था और बारिश न होने की वजह से उतना ही लगभग था जितना बरसने के बाद था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था वह बंद था, स्कूल बंद था। सबने समझा दिया, लेकिन रेणु जिद में उनसे भी कहीं ज्यादा थी। एक बार जो ठान लिया सो ठान लिया, तो उसने नहीं माना कि स्कूल, तुम लोग कैसे जानते कि स्कूल बंद है, मैं जाऊंगी, जाकर देख कर आऊंगी। तो वह गई। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया, ये कहां से आ गई? पर रेणु को कोई मलाल नहीं था, दुख नहीं था। क्यों? वह वापस 2 मील चलकर घर गई। सबने कहा हमने पहले ही कहा था। ये तो जाहिर सी बात है कि सभी ऐसा कहेंगे कि हमने तो पहले ही कहा था, हमने तो पहले ही बताया था स्कूल बंद होगा, मत जा। उसने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। इसमें आपका कहना कहां से आ गया, यानी स्कूल बंद था तो मैं आ गई, इसमें आपकी बात कैसे सच हो गई? अगर स्कूल खुला रहता तो मैं काम करती हूँ वहां जाकर। सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन, जगह जगह पानी से लबालब करते सुनसान शहर में चिनाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चले जाना। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। सत्य है कि अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग इसके प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं हमारा बाकी का भाग, यानी इसके जो प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग करेंगे अगली कक्षा में।